दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। अ, हमने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों या कमियों मतलब विश्लेषण के ऊपर अ, दो वीडियो बनाए। एक पहले बनाया था और एक आज बनाया दूसरा। क्योंकि वो पूरा नहीं हुआ था इसलिए दूसरा बनाना पड़ा, और दूसरा भी आज व्यवधान आने से उसको भी मतलब अब ये तीसरा और बनाना पड़ रहा है। उसके कंटिन्यूशन में ही है। अलग नहीं समझें इसको आप, लेकिन है तीसरा बनाना पड़ रहा है। तो उस वीडियो में हमने शाहीन बाग के आंदोलन की बात की थी, और ये बात कर रहे थे कि शाहीन बाग एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं की और खासतौर से मुस्लिम महिलाओं की भूमिका बहुत जबरदस्त थी। और वो शाहीन बाग पे एक प्रतीक था, बन गया था। लेकिन पूरे देश में वो आंदोलन हुआ। नॉर्थ ईस्ट में आसाम में भी हुआ, और अ, दक्षिण में भी हुआ, कर्नाटक वगैरह में, केरल में, और साउथ नॉर्थ में तो सब जगह हुआ ही। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, सब जगह। तो ये जो शाहीन बाग वाला आंदोलन था, ये एक्चुअली उस विधेयक के खिलाफ था जो नरेंद्र मोदी सरकार ने पास करवाया, सी डबल ए। और संसद में इसकी बहस के समय गृह मंत्री जी ने, मतलब अमित शाह ने ये कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए। पहले एनआरसी होगी और फिर सी लागू होगा। मतलब एनआरसी में जितने लोगों के पास वो दस्तावेज वगैरह नहीं होंगे, या जो जिनको ये माना जाएगा कि ये देश के नागरिक नहीं हैं, उनमें से छांटे जाएंगे। कि जो मुस्लिम्स है उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, हिंदू है उनको दे दी जाएगी। लेकिन इसमें भी हिंदू लोग भी विरोध कर रहे हैं इसका, क्योंकि वो इस तरह से तो वो शरणार्थी हो जाएंगे, और शरणार्थी होने के बाद उनको अप्लाई करना पड़ेगा और फिर वो नागरिकता मिलेगी। तो वो शरणार्थी क्यों होंगे जब वो 100 साल से, 200 साल से, 500 साल से उनके परिवार यहीं रह रहे हैं, भारत में ही रह रहे हैं। तो वो क्यों शरणार्थी के लिए मतलब अप्लाई करेंगे कि शरणार्थी हैं? फिर उनको ये भी बताना पड़ेगा कि हम शरणार्थी हैं, तो कहाँ से आए हैं, कौन से देश से आए हैं, तो ये कैसे बताएंगे? तो ये सारी बातें उसमें थी। और आसाम में जो एनआरसी हुई थी इसके पहले, सी नहीं आया उसके पहले आसाम में एनआरसी करवाई थी। और उसमें आपको वो बांग्लादेशी बांग्लादेशी करके खूब हल्ला हुआ, खूब ढोल पीटा गया वहां पर। और फिर एनआरसी में कुल 19 लाख लोग जो है पाए गए, जो जिनके पास दस्तावेज नहीं थे। उसमें भी मतलब 16,000 लगभग हिंदू थे। तो ये जो बांग्लादेशी जो ढोल पीटा जा रहा है सब जगह, ये बहुत ही मतलब गलत है। और एक नैरेटिव बनाने के लिए बिना किसी आधार के भारतीय जनता पार्टी पीट रही है, और नरेंद्र मोदी सरकार इसको पिटवा रही है। और वो चाहती है कि इस तरह का ढोल पीटे, क्योंकि उनका जो पूरा आधार है, वो राज करने का जो आधार बनाना चाहते हैं, वो बहुसंख्यक लोगों के पोलराइज करने के लिए बनाना चाहते हैं। और वो जब तक विभाजन नहीं करेंगे हिंदू मुसलमान का, तब तक वो पोलराइजेशन हो नहीं सकता है। 10 साल के शासन के बाद भी अभी जो 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव हुए, उसमें भी उनको कोई बहुत अच्छा बहुमत मतलब बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन वोट भी बहुत अच्छे नहीं मिले। तो इससे ये साफ जाहिर है कि हिंदू अभी पोलराइज होने को तैयार नहीं है। लेकिन इनकी कोशिश है कावड़ यात्रा में, और पता नहीं कैसे कैसे करके, और वो आ, ये कोशिश कर रहे हैं दंगे करा के, और कि ये जो है पोलराइज हो जाए और हमें जीतने में कोई दिक्कत नहीं।
अ, संविधान से 370 हटाई, जो हटी नहीं है अभी तक, लेकिन ये कह दिया है कि भाई हट गई है। सही बात यह है कि संविधान का हिस्सा है 370 आज भी। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि संविधान से 370, अनुच्छेद 370 नहीं हटा है। ये सही है कि उसमें से कुछ प्रावधान हटा दिए गए हैं, कुछ संशोधित किया गया है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि 370 हटा दिया। अब वो संशोधित जो बात है वो ये है कि उन्होंने पूरे धोखे से, मतलब जो जो प्रावधान संविधान में 370 हटाने, वो तो टेम्पररी थी वैसे भी, और उसको हटाने के लिए प्रावधान उसी में निहित है, 370 में ही लिखे हुए हैं। उनको इतनी शातिर तरीके से उनको हटाया, उनको मतलब उस कि उसका जो है कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। और इसको हटाने में जितना झूठ गृह मंत्री ने संसद में बोला, वो भी एक रिकॉर्ड। और जैसे कहा गया कि भाई ये मतलब जो है सरकार जो है, मतलब ये एक एक समझौता तोड़कर नया रिकॉर्ड बना। मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर पूरा एक राज्य था, उसको उन्होंने दो भागों में तोड़ा। अ, लद्दाख को अलग किया और जम्मू कश्मीर को अलग किया। चाहते तो ये तीन भागों में थे, कर नहीं पाए। लेकिन ये तीन, दो जो है इन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाए, और यूनियन टेरिटरी बना करके वहां पर ये जो प्रावधान जो 2026 में, 1926 में गुलाब सिंह जी ने जो समझौता किया कि भाई हमारे यहाँ जो जम्मू कश्मीर में जो दूसरे किसान आ जाएंगे, दूसरे लोग आ रहे हैं जमीनें खरीद रहे हैं, और जमीनों की प्रॉब्लम है, तो हमारे यहाँ के किसान क्या करेंगे। तो वहां के लोगों के हित में जो कानून बनाया, उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी हटवाया। और लद्दाख वाले इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं कि दूसरे लोगों को हमारे यहाँ नहीं आने चाहिए, और वो 6 शेड्यूल मांग रहे हैं। आदिवासी अ, आदिवासियों के लिए संविधान में एक विशेष प्रावधान किए गए हैं, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। तो वो 6 शेड्यूल मांग रहे हैं। उनको कहा गया कि आपको 6 शेड्यूल देंगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इतनी बड़ी मतलब 20 दिन तक भूख हड़ताल, 22 दिन तक भूख हड़ताल की वांगचुक ने, और कितने ही समय तक वो धरना लगाया। इतना ही नहीं, और मतलब वो जो धरना और भूख हड़ताल जो की, वो -22 डिग्री टेम्परेचर में वहां पर खुले में रखी। मतलब आप देखिए कि कितना उस आदमी ने कष्ट भोगा होगा। हम तो 1 डिग्री भी टेम्परेचर आ जाता है तो घर में बैठ करके भी हाहू करते हैं, और वो जो है 22 डिग्री में घर के बाहर खुले में भूख हड़ताल पर बैठा था, भूखे भूखे बिना कुछ खाए पिए। उसके बाद भी उसकी कोई बात नहीं सुनी। और फिर वो लोग जो है दिल्ली आए। दिल्ली आए तो दिल्ली में पहुंचने के पहले उनको अरेस्ट कर लिया और जेलों में डाल दिया। उनसे कोई बात नहीं की। तो फिर जमानत वमानत करवा करके वो वापस गए। तो ये मतलब ये जो सरकार है वो जनता की हितैषी है ही नहीं। यही बात उन्होंने मणिपुर में की। मणिपुर में 2 साल से वहां पर हिंसा हो रही है, इतनी जबरदस्त हिंसा हुई कि 200 300 लोग मारे गए। हजारों लोग वहां पर शरणार्थी कैंपों में पड़े हैं, राहत कैंपों में। और 200 से ज्यादा चर्चेज जला दिए, गिरा दिए, ध्वस्त कर दिए। और वहां पर एक तरह का मतलब कुकीज अलग, और मेथी जो साथ साथ रहते थे, उनमें एक बराबर जबरदस्त एक डिवीजन हो गया। फुल, पूरा डिवीजन।
और कुकीज जो हैं वो क्रिश्चियन है ज़्यादातर, और मेथीज जो हैं सनातनी हिंदू हैं। तो हिंदू सनातनी होने के कारण भाजपा ने उनको समर्थन कर रखा है, और कुकीज के साथ इस तरह का। और आप मतलब ये ताज्जुब की बात है कि वहां पर पुलिस थानों से हथियार जो है इनको सप्लाई किए गए लड़ने के लिए मैथीज को। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वहां का जो मुख्यमंत्री था एन वीरेंद्र सिंह, उसकी पत्नी स्वयं ड्रग्स सप्लाई में हिस्सेदार है। वो खुद उसको मॉनिटर करती है। और वो ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मतलब कोई आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा कि मैं कुछ भी आरोप लगा दूं। वहां की डीवाईएसपी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उसने ये बयान दिया, बकायदा इस्तीफा दिया उसने और बयान दिया कि वो स्वयं इसमें इन्वॉल्व है। और मैं उस माफिया को पकड़ नहीं पाई, इसलिए कि वो उसका फोन आया और उसने हमें रोका, इसलिए मैं इस्तीफा दे दूं। तो ये मतलब इससे ज्यादा प्रूफ और क्या चाहिए। तो ये जो है खेल मणिपुर का। और आतंकवाद तो चारों तरफ फैल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भी आतंकवादी हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी आतंकवादी हैं, और यहाँ पे भी आतंकवादी कश्मीर में भी अभी तक भी आ ही रहे हैं। उरी और पुलवामा और पहलगाम और ये सारे के सारे 370 हटने के बाद ही हुए ना, पठानकोट। और तो फिर और 6 साल से शासन जो है गवर्नर कर रहा है वहां पर, लेकिन वो सारे रिपोर्ट शाह को ही करते हैं ना। वहां पुलिस भी सेंट्रल पुलिस लगी हुई है ना, फिर भी ये सारे हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अमित शाह जो है निकम्मा आदमी है, इसमें कोई काम करने के वो नहीं है। सिर्फ इसको आप भले कह दो कि भाई ये चाणक्य है, तो चाणक्य सिर्फ सरकारें गिराने के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए है। दूसरी विरोधी दल की सरकारों को गिराना और अपनी सरकार बनाने के लिए वो चाणक्य है, बाकी जनता के लिए वो चाणक्य नहीं। और विदेश नीति का जो कबाड़ा हुआ है वो तो आप जान ही रहे हैं कि अभी मतलब कोई भी पड़ोसी देश हमारे साथ नहीं है। पड़ोसी देश ही क्यों, पूरे विश्व में हम अकेले पड़ गए जब ऑपरेशन सिंदूर किया। और उस समय हमने जो हमारे साथ कोई भी देश खड़ा नहीं। यहाँ तक कि जिनसे हमने करोड़ों अरबों रुपए के हथियार खरीदे, वो भी हमारे साथ नहीं था। ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि 1947 से जो देश हमारे साथ खड़ा था और जरूरत पड़ने पर कश्मीर के मामले में वीटो भी यूज किया था उसने, वो भी हमारे साथ नहीं रहा और तटस्थ भाव अपनाया, बल्कि पाकिस्तान की तरफ ही खड़ा था। और पाकिस्तान को उसने हथियार भी सप्लाई किए। तो ये हमारी विदेश नीति की कमजोरी है, कोई उसकी गलती नहीं है। हमने कनाडा से रिश्ते का बिगाड़ लिए, हमने केनिया से रिश्ते बिगाड़ लिए, हम और भी कई जगह हमने रिश्ते बिगाड़े हैं। जो चीन से तो हमारे रिश्ते खराब है ही। पड़ोसी मुल्कों में आप देखिए, बांग्लादेश हमारे खिलाफ रोज बयान दे रहा है। और उसने तो मतलब चीन जाकर के ये कहा कि ये जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 जो नॉर्थ ईस्ट के, इसको हम कब्जा कर सकते हैं। मतलब चीन को कहा कि आप इस बोटल नेक पर कब्जा कर लो, तो ये जो है अलग हो जाएंगे सारे। तो ये मतलब आपकी क्या विदेश नीति है, इसका मतलब ये है कि फिर आपने मिलिट्री, आपने लड़ाई तो लड़ी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि हमारी स्थिति क्या हो सकती है इसमें, और क्या हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल नजर नहीं आया आपको। आप अग्निवीर के सहारे
इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने चले गए। उधर चीन, आपको मालूम था कि चीन हमारा विरोधी है, और अगर उसको तीसरा फ्रंट खोल देता, हालांकि वो दूसरा फ्रंट अगर खोल देता, जो नहीं खोला उसने, खाली पाकिस्तान को मदद ही की, अगर वो दूसरा फ्रंट खोल देता तो हम और बुरी तरह पिटते। और बांग्लादेश अगर तीसरा फ्रंट खोल देता तो हम क्या करते, हम मतलब सोचने की बात है। मतलब तो हमारे पास राफेल, मतलब हमने राफेल खरीदे 36, लेकिन हमको 136 चाहिए थे, 100 कम है। मिलिट्री में 2 लाख लोगों की भर्ती बाकी खाली पड़ी है, मतलब आपने भर्ती की नहीं। 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख 10 हजार करीब, 70 हजार लोग रोज हर साल रिटायर्ड होते हैं, और हमने 3 साल से भर्ती नहीं की। और हम ये अग्निवीर के सहारे जो है ऑपरेशन सिंदूर करने चले गए, तो हम पिट के आए। हमको समझौता करना पड़ा, मतलब युद्धबंदी का समझौता करना पड़ा, उस समय करना पड़ा जब हम उसके ऊपर एग्रेशन में थे, हम बढ़त में थे। और हमारे जो पड़ोसियों को, ये मोदी मीडिया है, वो तो कराची और लाहौर को अपनी जेब में रखे हुए थे और कह रहे थे ये तो हमने कब्जा कर लिया है, और अब हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद को कब्जा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये मीडिया की झूठी खबरें के सहारे आप कब तक देश चलाओगे, ये हमारे समझ के बाहर है। नरेंद्र मोदी सरकार क्या करेगी, समझ नहीं आ रहा। और इस समय जब विश्व में कई बड़ी घटनाएं हो रही है, जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, गाजा और फिलिस्तीनी, इजराइल और फिलिस्तीनी का युद्ध हुआ, और इधर ये ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, और हम कहाँ हैं, हमारी कोई भूमिका नहीं है इसमें। हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हमारी कोई भूमिका इसमें नहीं है। न हम इसको इस युद्ध को बंद करवाने में कहीं हैं, न हम किसी बैक चैनल से बात कर रहे हैं, न हमारे से कोई पूछ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमारे से कोई पूछ नहीं रहा है। और हम विश्व गुरु की भूमिका में हैं। मेरे को याद है उस जमाने का, जब स्वेज नहर का एक छोटा सा मामला हुआ था, तब भी जवाहरलाल नेहरू की बात पर गौर किया गया। उन्होंने जब 56 57 की बात होगी, जब हमारे पास कुछ नहीं था। आज तो हम बहुत सक्षम है, हमारे पास इतनी बड़ी मिलिट्री है, राफेल और पता नहीं कौन कौन से हथियार है, सुखोई और बॉफर्स और तोपें हैं। उस समय तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब भी हमारी बात सुनी जाती थी। और हम 100 निर्गुण देशों के, 62 में निर्गुण देशों के हम नेता थे। लेकिन आज हमारी क्या स्थिति है, कोई न तो G7 में कोई बड़ी मुश्किल से वो मिला समझो निमंत्रण, वहां पे भी आपने कोई भूमिका नहीं निभाई, आप चुप रहे, न तो पक्ष में मतदान किया न विपक्ष में किया, तटस्थ रहे। तटस्थ होना ठीक है, लेकिन तटस्थता की भी अपनी सीमाएं हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक गैर जिम्मेदार सरकार है, जो शासन में तो है लेकिन किसी भी घटना के लिए जवाबदेह नहीं। अभी अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, कोरोना में जब लाखों लोगों की मौत हुई, लाशें गंगा में बहाई गई या नदी के पास रेत में छुपाई गई। मोरवी में पुल गिरा, टूटा। बिहार में 12 पुल टूटे, 12 पुल, थोड़े थोड़े समय के अंतराल में 12 पुल टूटे, पिछले साल की बात। कुंभ में भगदड़ हुई, मौत का आंकड़ा और जो तो छुपाया गया ही, ट्रेन हादसों की पहाड़ आ गई। बार बार ट्रेन के हादसे हो रहे हैं, लेकिन वो अश्विनी चौबे जी रील चला रहे हैं, बस रील बनाने में मस्त हैं, तो कोई चिंता नहीं है, कोई मर रहा है तो मरे, लेकिन किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं।
एक सरकार ने किसी भी सरकार ने किसी भी पदाधिकारी का या मंत्री का या इंचार्ज का किसी का इस्तीफा नहीं। गृह मंत्री का हास्यास्पद बयान यह है कि वो हर बात से पल्ला झाड़ लेते हैं और कह देते हैं दुर्घटनाएं तो होती रहती है, हम इसे रोक नहीं सकते, इनको टाली नहीं जा सकती। बताइए, इस गृह मंत्री पद पर बने, तो ये गृह मंत्री पद पर बने हुए क्यों हैं? ये जब किसी काम के नहीं है, न ये घटनाएं दुर्घटनाएं रोक सकते हैं, न ये सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं, न ये किसी तरह का काम कर सकते हैं, तो फिर ये क्यों बने हुए हैं, क्यों हैं? सवाल है, बड़ा बड़ा सवाल है। सही है, इस तरह के गृह मंत्री का हम क्या करें? इत्मीनान से कह रहे हैं कि घटना टाली नहीं जा सकती। तो दोस्तों, ये 3 खंड में ये पूरा हुआ वीडियो। और नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पर एक छोटी सी टिप्पणी है मेरी। इसको विस्तार देंगे तो ये और बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो के